दोस्तों, जब से हरियाणा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से तमाम तरह के विश्लेषण, तमाम तरह की विवेचना आपने सुन ली है। आखिर कांग्रेस के हार के कौन विलन रहे, कहां कांग्रेस से चूक हुई, ये बातें भी आपने सुन ली हैं। लेकिन क्या वाकई में कहानी वैसी ही है जैसी दिखाई जा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं दोस्तों कि ये जो हरियाणा में हुआ इसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई, ऐसी जगह जिसके बारे में किसी का ध्यान नहीं जा रहा। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, दोस्तों लोकसभा चुनाव के बाद से संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह से बयान दिए मोदी सरकार को लेकर, बिना नाम लिए आलोचना की, मणिपुर के मुद्दे पे ये कहा कि अहंकार ठीक नहीं है, अपने आप को भगवान नहीं मानना चाहिए, ऐसी छवि पेश की गई कि देखिए आरएसएस जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहा है। हालत ये तक हो गई, खबरें ये तक उड़ा दी गई कि प्रधानमंत्री मोदी को बदला जा सकता है। अब अगर हरियाणा के इलेक्शंस को अगर आप गौर से पढ़ें तो आपके समझ में आएगा कि इतनी बड़ी जीत जो बीजेपी ने हासिल की है, अपने दम पर बहुमत, जिसकी उम्मीद बीजेपी को भी नहीं थी, वो क्या वाकई में केवल अपने बूते की है या केवल अपनी योजनाओं या फिर कांग्रेस की अंदरूनी कलह की वजह से हुई है? दोस्तों, कांग्रेस से तो गलतियां हुई हैं, उसको लेकर तो हमने बहुत बात की है, आगे भी करेंगे। लेकिन आज मैं आपको उस सीक्रेट स्क्रिप्ट के बारे में बताना चाहती हूँ जिस पर पिछले 4 महीने से, ऑलमोस्ट 4 महीने से संघ काम कर रहा था। दोस्तों, आरएसएस को ये रिपोर्ट पहले ही मिल चुकी थी कि हरियाणा में हालात बीजेपी के लिए ठीक नहीं है और लोकसभा चुनाव के बाद जो झटका 5 सीटों का बीजेपी को लगा, आरएसएस के समझ में आ गया कि अगर यहां जमीन पर माइक्रो लेवल पर काम नहीं किया गया तो फिर बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है। और इसीलिए बड़ी होशियारी से एक पूरा चक्रव्यूह रचा गया, एक स्क्रिप्ट रची गई। दोस्तों, इस स्क्रिप्ट में अलग अलग किरदारों ने अपना अपना नैरेटिव पेश किया। सबसे पहले आरएसएस मैदान में आया ये दिखाने के लिए कि देखिए आरएसएस किस हद तक मोदी सरकार पर दबाव बना सकता है, इतना कि अगर बैक टू बैक चुनाव मोदी हारते हैं तो इनको बदला जा सकता है। फिर मोदी जी भी सामने आ गए ये कहते हुए कि मेरे मजे लिए जा रहे हैं, मेरा मखौल उड़ाया जा रहा है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। मतलब बताइए, वो नेता जिसने नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा हो 3री बार पीएम बनने के बाद, वो इतना दुखी क्यों लग रहा है, इतना अंडर कॉन्फिडेंट क्यों लग रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा है? उसके बाद अचानक से एक बयान आता है योगी आदित्यनाथ का, याद है ना आपको, बटेंगे तो कटेंगे। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो 4 रैलियां की, उन चारों रैलियों में नरेंद्र मोदी ने एक बात बोली। दोस्तों, इन रैलियों में अपने वोटर को मोदी एक होने की बार बार सलाह दे रहे थे, देशभक्त वोटर, देशभक्त वोटर। और दोस्तों, कुछ ऐसा ही बयान आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कुछ दिन पहले दिया है कि हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है अगर उन्हें सुरक्षित रहना है तो। दोस्तों, हरियाणा में वो पॉलिटिक्स जिसको जाट, नॉन जाट कहा जाता है, एक्चुअली में नॉन जाट वोटर बड़े स्तर पे वो वोटर था जिसने लोकसभा चुनाव में अभी 3 महीने पहले कांग्रेस को वोट किया था। तो ऐसा कैसे हो गया कि 3 महीने के अंदर वो वोटर, वो दलित जो कांग्रेस को वोट कर रहा है, वो जाट जो कांग्रेस को वोट कर रहा है, या फिर वो ओबीसी जो कांग्रेस को वोट कर रहा है, वो शिफ्ट हो गया किधर? वो बीजेपी पर शिफ्ट हो गया। वजह यह है कि जब वो वोट डालने गया, ईवीएम जब उसके सामने आई तो वो हिंदू बन गया। क्यों? क्योंकि हिंदू खतरे में है। पिछले 3 महीने से इसके लिए भी एक अलग नैरेटिव पर काम किया गया। बांग्लादेश में जिस तरह से शेख हसीना को बेदखल किया गया, उसके बाद वहां हिंदुओं पर जिस तरह की हिंसा हुई, उस हिंसा की तस्वीरें हफ्तों तक टीवी चैनल्स में दिखाई गई, उस पर बहस की गई। वो एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा था, वो देश के बाहर हो रहा था, लेकिन बड़ी होशियारी से हिंदू खतरे में है का नैरेटिव उसमें उसको यहां स्थापित किया गया। ठीक वैसे ही दोस्तों, जैसे तिरुपति बालाजी के मंदिर में महाप्रसाद में मिलावट के मुद्दे को करीब 20 दिन न्यूज चैनल्स ने उठाया, इस पर खूब चर्चा की गई, इस पर डिबेट्स हो गए, अंत में उस मुद्दे की भी हवा निकल गई। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि प्रथम दृष्टया हमको नहीं लगता कि प्रसाद में मिलावट है। यहां तक कह दिया चंद्रबाबू नायडू की सरकार को हड़काते हुए कि कम से कम इस मामले में राजनीति तो मत कीजिए। लेकिन तब तक बीजेपी को इसका फायदा मिल चुका था। किस नैरेटिव के साथ? इस नैरेटिव के साथ कि देखिए हिंदू खतरे में है। दोस्तों, हरियाणा में बीजेपी ने जो चुनाव जीता है वो अपने आप में केस स्टडी है, जिस पर समझना और जानना हमें बहुत जरूरी है कि एक चुनाव जो बीजेपी हार रही थी, जो कल सुबह तक बीजेपी को उम्मीद थी कि वो चुनाव हार रही है,
सुबह 8:30 बजे रुझानों में जब कांग्रेस पार्टी ने बहुमत हासिल कर लिया था न्यूज चैनल्स में, तो मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ये कहने लगे कि अगर बीजेपी हारती है तो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। मतलब आप सोचिए, बीजेपी को कल सुबह तक पता था कि वो हार रही है। हालत ये हो गई कि बीजेपी ने शाम को 7 बजे पीएम मोदी को बीजेपी के मुख्यालय आना था जश्न के लिए, 9 बजे पीएम मोदी आए, क्योंकि इनको रात तक, दोपहर तक, शाम तक ये उम्मीद थी कि हो सकता है कि परिणाम कुछ पलट जाए, पूरी की पूरी गिनती होने देते हैं। ये अविश्वास बताता है कि बीजेपी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह के परिणाम हासिल कर सकती है, लेकिन फिर भी उसने अलग अलग नैरेटिव पर काम किया। दोस्तों, इस नैरेटिव में आरएसएस ने उसका पूरा साथ दिया, पूरी तरह बैक दिया। आरएसएस ने एक छवि पेश करने की कोशिश की कि मोदी की कुर्सी खतरे में आ सकती है, मोदी खतरे में आ गए तो हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, और हिंदुत्व खतरे में ना आए इसीलिए हिंदुओं को एक हो जाने की जरूरत है। तो वो किसान जिसने लाठी खाई, वो किसान जिसने आंदोलन किया, वो किसान जिसने शहादत दी किसान आंदोलन में, वो किसान जो बड़े स्तर पर बीजेपी के खिलाफ वोटर माना जाता था, अंत में जब उसके सामने ईवीएम आई तो वो हिंदू बन गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नैरेटिव है दोस्तों, जो कई नैरेटिव्स को मिलाकर बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में एक ट्रीटमेंट की तरह किया। नहीं तो आप सोचिए दोस्तों, सुबह नायाब सिंह सैनी हार की जिम्मेदारी ले रहे थे और रात को आते आते वो कहते हैं कि ये जो जीत हरियाणा में मिली है ये प्रधानमंत्री मोदी की जीत है। प्रधानमंत्री मोदी को तो खुद पता नहीं था कि हरियाणा में बीजेपी इतनी बड़ी जीत हासिल कर सकती है, नहीं तो वो 3 दिन पहले हरियाणा से पैकअप क्यों करते। हरियाणा के चुनाव में मोदी जी ज्यादातर विदेश दौरों पे रहे दोस्तों, सिंगापुर का दौरा हो या अमेरिका का दौरा हो, दुनिया के अलग अलग हिस्सों में मोदी जो दौरा कर रहे थे वो हरियाणा के इलेक्शन के दौरान ही कर रहे थे। मोदी ने तो हरियाणा में रैलियां कुल मिलाकर 4 की और रोड शो तो एक भी नहीं किए। अगर मोदी को एहसास होता, जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी को ये पता थी कि गुस्सा बहुत ज्यादा है उसे लेकर, लेकिन वो फाइट में है, तो मोदी ने मध्य प्रदेश में अपने आप को झोंक दिया था। मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, अलग अलग नेताओं की टीम बनाई, और शिवराज सिंह चौहान की कोशिश की वजह से अंत में अलग अलग नैरेटिव पेश किए एमपी में बीजेपी ने। मोदी ने अपने आप को झोंका और बीजेपी जीत गई। लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी ने ऐसा भी नहीं किया दोस्तों। बीजेपी के नेता बंद कमरे में स्वीकार कर रहे थे कि हमारा तो 20 के ऊपर का कोई चांस ही नहीं है। उसके बावजूद भी अपनी स्क्रिप्ट पर बीजेपी लगातार काम करती रही। इस स्क्रिप्ट में उसका आरएसएस ने पूरा साथ दिया। दोस्तों, हिंदू खतरे में है, अब ये नैरेटिव आपको हर चुनाव में देखने को मिलेगा। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी ने अभी से ही एक नैरेटिव देना शुरू कर दिया है कि आदिवासी खतरे में हैं। यहाँ डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश से आए घुसपैठे यहाँ पर डेमोग्राफी बदल रहे हैं और इंडिया गठबंधन ये होने दे रहा है। महाराष्ट्र में अलग तरह का नैरेटिव पेश किया जाएगा जो वहां पर लोगों को सूट करता है। अब आप ये कह सकते हैं कि बीजेपी की ये बात समझ में आ गई है कि हारा हुआ चुनाव भी वो जीत सकती है अगर हर विधानसभा चुनाव को एक अलग प्रोजेक्ट की तरह देखे। दोस्तों, अब कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन को ये बात समझनी होगी कि उसकी लड़ाई केवल बीजेपी से नहीं है, उसकी लड़ाई बीजेपी प्लस आरएसएस से है। और जो काम बीजेपी नहीं कर पाती बीजेपी के लिए, अपने लिए, वो आरएसएस करती है। आरएसएस ने लोकसभा चुनाव के बाद से जमीन पर माइक्रो लेवल पर काम किया है। हर घर आरएसएस पहुंची, अपना न केवल सपोर्ट दिया बल्कि लोगों की समस्याएं सुनी और उन समस्याओं तक को सरकार तक पहुंचाया और ये बताया कि इनको ठीक कीजिए, और माइक्रो लेवल पर वो करेक्शन आरएसएस ने करवाया, जिसकी वजह से बीजेपी को ये फायदा मिला है। यही काम आरएसएस अब झारखंड में भी करेगी और महाराष्ट्र में भी करेगी और अलग अलग राज्यों में भी करेगी। अब इंडिया गठबंधन को इस बात को समझना होगा कि एक ऐसी स्थिति में ये चुनाव आ गया है हरियाणा का, जिसकी जो गूंज है दोस्तों वो बहुत दूर तक जाएगी। हालत ये हो गई है कि जो चुनाव एक तरह से तश्तरी में परोसकर कांग्रेस ने बीजेपी को सौंपा है, अब उस चुनाव को हारने के बाद लगातार कांग्रेस पार्टी हमले झेल रही है। अरविंद केजरीवाल ने कल बिना नाम लिए एक तरह से कटाक्ष किया कि इतना अहंकार नहीं होना चाहिए, आपस में मत लड़ना। अपने कार्यकर्ताओं से वो बोल रहे थे, लेकिन किसके लिए बोल रहे थे आपको बताने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में जिस तरह की लड़ाई कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की देखने को मिली, ऐसी ही लड़ाई अनिल विज और राव इंद्रजीत की भी देखने को मिली, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उसको इतनी हवा नहीं दी, भाव नहीं दिया उतना। क्या हरियाणा को लेकर कांग्रेस की रणनीति जो आपसी गुटबाजी पर वक्त रहते लगाम न लगाने की थी, उसकी वजह से भी कांग्रेस और कमजोर हुई। इसको लेकर कांग्रेस अपने द्वंद झेलेगी, लेकिन उसको और इंडिया गठबंधन को इस बात को समझना होगा कि अपने जो उसके अंदर के डिफरेंसेस हैं वो तो उसके साथ चलेंगे। उसको एक ऐसी शक्ति से अब चुनाव लड़ना है जो लोकसभा चुनाव की एक तरह की जो मानसिक पराजय थी उससे अब बाहर आ चुकी है,
और हर चुनाव में माइक्रो लेवल पर अलग अलग मुद्दों के साथ चुनावी समर में उतरेगी। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस रणनीति के तहत इंडिया गठबंधन कैसे आगे बढ़ता है। मैं अब भी कह रही हूं, मैं फिर कह रही हूं दोस्तों, हर चुनाव अलग होता है। अब जो हरियाणा में इलेक्शन हुए हैं, क्या हरियाणा की सीमा दिल्ली से लगती है? लोगों को यह लगता है कि दिल्ली में इलेक्शन भी इसी मुद्दे पर होंगे, ऐसा नहीं है। दिल्ली में इसी आरएसएस को अरविंद केजरीवाल को झेलना है। अरविंद केजरीवाल भी ऐसे ही माइक्रो लेवल पर काम करते हैं। अन्ना आंदोलन के बाद अरविंद केजरीवाल का जो कैडर है वो भी ऐसे ही काम करता है जैसे आरएसएस काम करता है, माइक्रो लेवल पर। तो यहाँ के जो दिल्ली के चुनाव हैं, यहाँ के मुद्दे अलग हैं। वैसे महाराष्ट्र का चुनाव है, वहां के मुद्दे अलग हैं। वो लोग जो ये अब भी ये सोचते हैं कि क्योंकि हरियाणा में बीजेपी आ गई है तो अब महाराष्ट्र में बीजेपी आ जाएगी, झारखंड में बीजेपी आ जाएगी, दिल्ली में बीजेपी भी आ जाएगी, बिहार में बीजेपी, ऐसा नहीं है। हर राज्य अलग है, हर राज्य की रणनीति अलग है। लेकिन बीजेपी के साथ ये प्लस पॉइंट है कि हर रणनीति में उसके साथ बैकअप जो है वो आरएसएस का है। अब आने वाले चुनाव में इंडिया गठबंधन को और कांग्रेस पार्टी को ये समझना होगा कि उनको दो शक्तियों से दो मोर्चों पर, अलग अलग मोर्चों पर लड़ना है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये दो ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।